जब 26 में पल्लव की भूमिका लिख रहे थे पंत, मार्च 26 में, आप जब पल्लव का पहला संस्करण देखेंगे जो कि ई पुस्तकालय पर अवेलेबल है, तो आप देखेंगे कि पहले संस्करण में एक विज्ञापन भी उन्होंने दिया है जो 5.5 पेज का है, और विज्ञापन के बाद एक बहुत ही सुंदर रेखांकन के साथ कुछ पंक्तियां हैं, और उसके बाद तीसरे हिस्से में प्रवेश शुरू होता है। बीच में 2 हिस्सा है, कविताओं का शीर्षक है और कविताओं का पंक्ति दर पंक्ति शीर्षक है। तो ये देखना भी सुखद है कि पहला संस्करण जब आया था, फर्स्ट एडिशन पल्लव का, तो वो कैसा आया था। 26 में जब पल्लव की भूमिका लिखी जाती है, तो आप ये मानिए कि छायावाद की कोई वैसी पृष्ठभूमि नहीं बनी है, छायावाद के आगमन की पृष्ठभूमि है। लेकिन अगर आप उसे कहें कि छायावाद का योगदान, तो दोनों में अंतर करना पड़ेगा। छायावाद का आगमन और छायावाद का योगदान, अगर हम योगदान के हिसाब से छायावाद को देखेंगे तब तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 10 वर्षों का, जो कि 1936 के बाद ही ठीक हम इवेल्युएट कर पाएंगे। ख़ास तौर से जो भी इपिकल पोइट्री ढंग की जो लिरिक्स आती हैं, वो सारे के सारे लगभग 35-36 में आते हैं, उसके पहले नहीं। जिन कविताओं की वजह से छायावाद को जाना गया, उसमें राम की शक्ति पूजा है, उसमें सरोज स्मृति है, उसमें कामायनी है, बड़ी कविताओं में। खुद पंत की कई कविताएं, परिवर्तन वगैरह और ग्राम्या तो बाद में गई, वीणा वगैरह की कविताएं या पल्लव की कुछ कविताएं, ये उसके बाद ही मानेंगे कि लोगों के सामने आती हैं। दूसरी बात यह है कि पंत जब ये सारा विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो कविता के इतिहास का विश्लेषण कर रहे हैं। हम साहित्य इतिहास देखते हुए भी पाएंगे कि 29 में पंत की इस भूमिका के 3 बरस बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखते हैं। और जब वो लिखते हैं तो वहाँ भी सेंटर में कविता है। गद्य जो कि विकसित हुआ है, उस गद्य को विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। जब वो लिख रहे हैं तो गद्य लगभग अपनी 70 साल की आयु पूरी कर चुका है। लगभग अगर 57 से माने 26 तक, तो 70 साल की आयु है। ठीक है, उसका विकास ठीक है, लेकिन कविता का जो इतिहास है वो लंबा है। और जो ऑडियंस का टेस्ट है, इसलिए याद करिए, आप पता नहीं थे कि नहीं थे, पर आपने पहले कभी ज़रूर सुना होगा कि आप याद करिए कि मैंने एक दिन इसी बात पर चर्चा की थी कि करेक्शन ऑफ टेस्ट कैसे बदलता है। तो द्विवेदी युग की कविता टेस्ट को तो करेक्ट करती है, भाषा को रिप्लेस करती है, ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली तो लाती है, लेकिन कविता में जिसे कहते हैं कि नवीनता बोध पैदा करना, कविता में जिसे कहते हैं कि व्यक्तिक भाव का पैदा करना, माफ़ करिएगा, पैदा होना, और कविता में जिसे कहते हैं कि जो एक जो रूढ़ी थी, क्योंकि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का जो आप योगदान तय कर रहे हैं, उसमें एक संकट यह है कि उनकी एक परिधि थी। वो लाठी डंडा ले करके खड़े थे कि भाई आपकी सीमा क्या होगी। तो ससीम जो है वो था, जिसको छायावाद तोड़ रहा है लगातार। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे, पंत के साथ ये भी है, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते। पंत और निराला दोनों में एक फ़र्क मिलेगा उसी छायावाद के दौर में। पंत तमाम चीज़ों की नवीनता के बाद भी छायावाद के साथ जब जाते हैं तो छायावाद की लयात्मकता और बहुत सारी चीज़ों पर बल देते हैं। पंत की लगभग कविताएं वैसी ही हैं, ज़्यादातर कविताएं वैसी हैं। कुछ कविताएं बाद के दिनों में उन्होंने वैसी भी लिखी हैं जो बिल्कुल नए ढंग की है। तो ये उनका अपना आग्रह है, वो अपनी नज़र से देख रहे हैं छायावाद को, और अपनी नज़र से देखते हुए वो तय करते हैं। छायावाद का मैनिफेस्टो कहने का जो कारण बना इसका, वो ये बना कि 26 तक इतनी लंबी और विस्तृत बातचीत किसी ने नहीं की थी। इसलिए कह रहा हूँ कि छायावाद के जो सौष्ठववादी आलोचक हैं, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने छायावाद को इस्टेब्लिश्ड किया एक तरह से, शुक्ल जी अपने गुरु के विरोध में खड़े हो गए और बताया कि इसका सौंदर्यात्मक अवदान क्या है। तो वो तो 40 में आ रहे हैं, उनका लिखा पढ़ा 40 में आ रहा है। जब 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य, वो किताब भी होगी, मैं नहीं लाया हूँ, यहीं होगी चैम्बर में, तो उसमें जब आकर के देखेंगे तब वो एक साथ जो है लिखते हैं, जब निराला पर, जब प्रसाद पर, महादेवी पर, पंत पर, तो वो देखते हैं। लेकिन उसके 14 बरस ये भूमिका जो है एकदम शुरुआती पृष्ठभूमि है, जो कि वो सुशील कुमार और इन लोगों के बातचीत के बाद आती है, और ये तय करते हैं कि हमारे दौर की कविता को कैसी होनी चाहिए। ये ठीक
महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस भाव से जो कि उन्होंने काव्य विवेक में और कविता वाले निबंध में लिखा है, कभी पलट करके देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ, तो वो जो चाहते थे उससे हम अपने दौर की कविता को कैसे अलगाएंगे, हमारे अलगाने के माध्यम क्या होंगे। और जब अलगाने के माध्यम होंगे तो बिल्कुल पद ये नहीं कर सकते थे कि वो वर्स को छोड़ करके फ्री वर्स की कविता पर आ जाते और उसी तरह का स्ट्रक्चर डिमांड करते अपने तमाम रचने वालों से। तो इस वजह से भी वो जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत छेड़छाड़ नहीं करते। पंत तत्समनिष्ठता के आग्रही हैं। इसकी एक वजह है भौगोलिकता, जहाँ से वो आते थे और जिस पैटर्न की पढ़ाई थी, जिससे पढ़ करके आए थे। निराला के साथ अलग अंतर है। महादेवी की भाषा देखिए, वो कविता में जितनी तत्समनिष्ठ है, गद्य में भी मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन क्या कमाल की रवानी है उसमें। प्रसाद की भाषा खुद देखिए कि वो तत्समनिष्ठ ही है, उसके पक्षधर ही हैं वो। उन्होंने कोई, शायद ही मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का प्रयोग किया हो कि अबे सुन बे गुलाब इतरइयो मत ऐसे करके पाई जो आप, लेकिन निराला कर सकते थे क्योंकि निराला के पास दो अलग अलग ट्रेडिशन था। निराला के पास बंगाल का वो ट्रेडिशन था जो टैगोर के रास्ते आ रहा था, ठीक है ना, नवजागरण में जो भाषा वहाँ की थी और बंगला की और तमाम तरह की। फिर उनके पास हिंदी के अवधि क्षेत्र का था, हिंदी का अपना था, अंग्रेजी से भी उन्होंने बहुत कुछ लिया था। तो वो एक जो किस पृष्ठभूमि में आप पल बढ़ रहे हैं इसकी भी भूमिका होती है, तो वो तोड़ पाए। खैर, इसको देख ले कि कहते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रतीक ने जो बात रखी थी उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं या उस पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि पढ़ते हुए यही वो समय है जब आप बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। कोई भी लिखी गई बात, कोई भी कही गई बात, मेरे द्वारा पढ़ाया गया इस क्लास में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है कि उस पर सवाल न खड़े किए जाए। एक अच्छा अध्येता सवाल खड़े करता है। अगर सच भी है तो उसमें से कुछ कुतर्क, कुछ कुपाठ भी होना चाहिए। हो सकता है कि वो सच डाइवर्ट होकर एक बड़े सच की तरफ बढ़ जाए। चलिए, क हम लोग पढ़ चुके थे, ख पर चर्चा कर रहे थे। ख में भी हम लोगों ने ये वाला पैरा पढ़ लिया था कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। और उसके बाद जो वो लिखते हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक युग की विशेषता भी संसार की वाणी पर अपनी छाप छोड़ जाती है। एक नित्य सत्य है, एक अनित्य। अनित्य सत्य के क्षणिक पद चिन्ह संसार की सभ्यता के राजपथ पर बदलते जाते, पुराने मिटते, नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते हैं। वो प्रत्येक युग की विशेषता भी है कि हर युग संसार की भाषा पर अपनी छाप छोड़ता हुआ चलता है। अब इसे आप यूँ भी ले लीजिए कि शुक्ल जो बात कह रहे थे कि जैसे जैसे समय पलटता है भाषा पलटती है, या भाषा थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। और बदलती जाती है तो नए शब्द भी आते जाते हैं, पुराने शब्द भी क्या है उसमें से कुछ हटते हैं, कुछ पुराने शब्द अपना रूप परिवर्तन करके आते हैं। और इस तरह से पता चलता है कि पहला युग क्या था, दूसरा युग क्या था, हम जिस युग में है वो युग क्या था। वो ये भी कहते हैं कि कुछ तो नित्य होते हैं जो लगातार हैं, कुछ अनित्य होते हैं जो क्या करते हैं, अपने को रिप्लेस करते जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नित्य सत्य उसके शिलालेखों में गहरा अंकित हो जाता है, उसे कालानील के झोंके नहीं मिटा सकते, काल की हवाएं उसे मिटा नहीं सकती। प्रत्येक युग इस अखंडनीय सत्य के अपरिमेय वृत्त का एक छोटा सा खंड मात्र, इस अनंत सिंधु की एक स्वल्प तरंग मात्र है, ऐसा कहते हुए वो बताते चले जाते हैं। खैर, जहाँ पर वो आते हैं वो ये है कि हिंदी के जिन वयोवृद्ध आचार्यों को ब्रज भाषा ही में काव्योचित माधुर्य मिलता है। अब वयोवृद्ध आचार्य जब कह रहे हैं तो आप याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो डेड हैं, वो उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं जो जीवित हैं। और जैसे ही वयोवृद्ध आचार्य कह रहे हैं तो आपके सामने जो फेस आएगा उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो मूंछों वाली फेस है, क्योंकि शुक्ल ही थे जो कि बहुत कुछ लिख रहे थे। ऐसा नहीं कि सामने नहीं आया था, पर चर्चा में, गोष्ठियों में तो हो सकता है कि लिखा हुआ बाद में आया, गोष्ठियों में पहले आए कि किस पर डंडा चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, कितना चला रहे हैं।
और उन्हीं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है निराला ने शुक्ल जी के लिए गुरुडम निबंध में लिखते हुए कि शुक्ल जी अपने गुरुडम से आतंकित करते हैं, जैसे मैं करता रहता हूँ, तो आतंकित करते हैं वो वाला। और वयोवृद्ध आचार्य जब कहते हैं तो उसको सिंगुलर से प्लूरल भी बनाइए कि शुक्ल जी जैसे, यानी कि वे आचार्य जिनको अभी भी कविता में ब्रज भाषा का टेस्ट क्या है, रुचिकर लगता है। आप जानते ही हैं कि शुक्ल जी खुद कविता करते थे, कवि वो बहुत ख़राब थे, कविताएं उनकी उस तरह की नहीं है जिसमें रवानी हो। कमाल की बात है कि हिंदी के ज़्यादातर आचार्य शुरुआती दिनों में कवि ही रहे हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल खुद भी कवि थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही बहुत कंडम किस्म का, पता नहीं थोड़ा बहुत उन्होंने भी प्रयास किया था क्या। रामविलास शर्मा शुरू में कवि ही थे, बाद में आलोचक हो गए। नामवर सिंह की कविताएं जो है निकली ही थी आलोचना में विशेषांक के रूप में, वो भी शुरू में कवि थे। और ये जितने आपको कवि दिखेंगे ये सारे कवि उसी तरह के दिखाई पड़ेंगे जो आगे चल के जिनका कवि तो नहीं चल पाया। वैसे भी ये कहा ही जाता है कि जब बौद्धिकता आती है, तार्किकता आती है, तो वो सबसे पहले जिस पर छुरी चलाती है वो है भाव। वो एक बढ़िया सा कोटेशन है, अभी मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है कि क्या है, बौद्धिकता या विचार में जब आता है प्रसाद का ये क्या यवन चला जाता है, ऐसे कुछ करके किसी और हाँ, तो एवन चला जाता है। तो उसी तरह से जब आप किसी चीज़ को लगातार इफ़ बट और इन मामलों में देखने लगते हैं क्यों क्या कैसे, तो वैसे ही जो है जैसे ही तर्क में जाते हैं तो भाव पर प्रहार होने लगता है। तो ये भी एक वजह रही होगी कि आगे चल के ये लोग उस तरह से कवि नहीं हो पाए होंगे। खैर कहते हैं कि हिंदी के जिन वयोवृद्ध आचार्यों को ब्रज भाषा ही में काव्यच्युत माधुर्य मिलता है, जो खड़ी बोली को काव्य की भाषा का स्थान देने में भी सशंकित रहते हैं, क्योंकि अभी तक भाई आपने इवेलुएट ही किया तो क्या किया, ठीक है द्विवेदी युग में काम हो चुका था, लेकिन क्या मूल्यांकन हुआ कि इतिवृत्तात्मक है, यही ना, स्थूल है, यही ना, कविता कहाँ है, सब कुछ तो विवरणात्मक है। काव्य माना ही कितना, पोएटिक फैंसी के स्तर पर उसको कितनी सब्लिमिटी दी, नहीं दी आचार्यों ने, सशंकित भाव से देखा। तो उसी परंपरा में वो अपने को जोड़ के देखते हैं और कहते हैं कि जिनसे उसकी रुचि का रक्त बन चुका, जो उनके भाव अनुभावों की स्थूल सूक्ष्म नारियों में प्रवाहित होकर उनके आदर्श को अपने रंग में रंग चुके, अपने स्वर में गढ़ चुके हैं। मुझे तो उस 300-400 वर्षों की वृद्धा के शब्द बिल्कुल रक्त मांसहीन लगते हैं। और फिर ये वाक्य जब लिखते हैं तो पूरा का पूरा वो ब्रज भाषा समेट लेते हैं और कहते हैं कि ये 300-400 वर्षों का जो साहित्य है, यानी कि 1926 में लिख रहे हैं और लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी से ही शुरू कर लीजिए। एक तरफ अवधि थी, दूसरी तरफ ब्रज भाषा थी। तो कहते हैं ये 300-400 वर्षों का जो साहित्य है, अब यह जो साहित्य है या यह जो भाषा है, यह भाषा मुझे ऐसी ही लगती है जैसे कि कोई शरीर हो लेकिन उसमें ना तो रक्त हो और न मज्जा हो, न मांस हो, कुछ नहीं हो, एकदम जैसे कि ठठरियाँ भर बची हों उसमें। और वो ठठरियाँ जानते ही हैं कि फिर उसमें जीवन का संचरण नहीं होता या किसी भी तरह का आकर्षण नहीं होता, वैसी ही हैं। जैसे भारती की वीणा की झंकारें बीमार पड़ गई हों, उसके उपवन के लहलहे फूल मुरझा गए हों, जैसे साहित्याकाश का तरणी ग्रहण लग जाने से निष्प्रभ तरणी बन गया हो। भाषा के प्राण, और क्या शब्द प्रयोग है देखिएगा, लिखते जैसे साहित्याकाश का तरणी ग्रहण लग जाने से निष्प्रभ तरणी बन गया। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इस भूमिका से। भाषा के प्राण चिरकाल से क्षय रोग से पीड़ित तथा निशक्त होकर अब प्राण कहे जाने योग्य रह गए हों। प्राण ने प्राण का रूप ले लिया हो, तरणी ने तरणी ले लिया हो, और लग रहा हो कि जो उसका उठाव था, उठान था भाषा का, वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे करके बहुत अच्छे ढंग से जो है वो वर्णन करते हैं। मेरा काम वहाँ भी नहीं है, मेरा काम उसके आगे का एक पैरा है, ये सुन लीजिए। राग का अर्थ आकर्षण है, राग का अर्थ आकर्षण है। यह वह शक्ति है जिसके विद्युत स्पर्श से खींचकर हम शब्दों की आत्मा तक पहुंचते हैं। अगर कविता में राग न हो तो हम शब्दों की आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचने का वो एक माध्यम है।
हम जिस कंटेम्प्रेरी टाइम में हैं, हम राग को लेकर के उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये कौन सा टाइम है, बंद करो उसको। तो हम जो है राग को लेकर के उसकी आलोचना कर सकते हैं अपने समय में। हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कविता को गाया ही जाए, लेकिन भक्ति काल की कविताएं जिसके पास एक व्यापक ऑडियंस समुदाय है, उसके पीछे की वजह क्या है? उसका वो जो लिरिकल होना ही ना, ज़ुबान तक पहुंच जाना, लोगों तक पहुंच जाना। इवन कि आधुनिक समय की भी वे कविताएं जिसे हम कहते हैं कि जो पॉपुलर लिटरेचर है, उसकी खूबी यही है कि वो फ्री वर्स के बजाय वर्स में है और ज़ुबान पर जल्दी पहुंचती है। दुष्यंत के लिखी हुई बातें दुष्यंत की पढ़िए, जो उन्होंने अपने बारे में और कविता के बारे में कही है। दुष्यंत जब गज़ल में आए और जब वो गज़ल लिख रहे थे, जब इलाहाबाद छोड़ करके भोपाल चले गए थे, आप जानते हैं कि इलाहाबाद में कमलेश्वर, दुष्यंत और इन लोगों की पूरी जोड़ी थी, यहाँ बहुत सक्रिय थी। यही वो जगह थी जहाँ एक कंठ बिस्पई से लेकर के दुष्यंत के वैसे संग्रह भी आए जो ठीक ठीक आधुनिक कविता के, जगदीश गुप्त जिस कविता का नेतृत्व कर रहे थे, लगभग उस टोन के संग्रह आए। लेकिन जब यहाँ से वो भोपाल शिफ्ट हुए, तो भोपाल शिफ्ट होने के बाद एक अलग ही मनोदशा में थे वो। विजय बहादुर सिंह ने जो मोनोग्राफ लिखा है उसमें देखिएगा, कमरे में पड़े रहते थे, बहुत सारी सिगरेट्स पीते थे, ड्रिंक तो करते ही करते थे, और छंद के सानिध्य में आए। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ आम आवाम तक, जो पीड़ा जितनी सामाजिक या सार्वजनिक है उतनी ही व्यक्तिगत भी है, तो उसे कैसे पहुँचाऊँ। तो कहते कि मुझे लगता है कि ये काम सबसे अच्छे ढंग से गालिब ने किया। गालिब ने गज़लों के माध्यम से न सिर्फ सामाजिक पीड़ा को अभिव्यक्त किया, बल्कि अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भी ठीक ठीक ढंग से अभिव्यक्त किया। तो क्यों न मैं गालिब के उस फॉर्म को, उस स्ट्रक्चर को अपनाऊं और उसमें अपनी बात कहने की कोशिश करूं। और वो इसी का हवाला लेकर के गज़ल की दुनिया में आते हैं। हम में से कोई भी आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इमरजेंसी की जो सबसे प्रबल आवाज़ें बनी, या जिसे कहते हैं कि स्लोगन की तरह कविताएं जब आईं, तो उसमें दो आवाज़ें बहुत मुखर थी, जिसमें से एक आवाज़ दुष्यंत की है, और हिंदी कविता के एक दूसरे टोन से अगर कोई आवाज़ उठाइएगा तो नागार्जुन की आवाज़ है। और नागार्जुन की आवाज़ की भी खूबी ये है कि वो उतनी ही रिदम बेस्ड आवाज़ है, जिसमें लगातार आप देखेंगे कि छंद अपना निर्वहन करते चले जाते हैं। खड़ी हो गई शासन की बंदूक, और ये और वो तमाम तरह की इंदू जी इंदू क्या हुआ आपको, आदि आदि देख लीजिए, ये सारी की सारी कविताएं। ये इवन कि मंत्र जैसी कविताओं का भी एक अपना रिदम है। तो हम ये कह रहे हैं कि आत्मा तक, या शब्द की आत्मा तक पहुंचने के लिए, शब्द की आत्मा तक पहुंचने का अर्थ मुझे लगता है कि अर्थ की आत्मा तक पहुंचना, या ठीक ठीक अर्थ तक पहुंचना। अगर अर्थ की आत्मा कोई शब्द उपयुक्त ना हो, ठीक ना हो, तो हम ये कहें कि शब्द की आत्मा तक पहुंचने का अर्थ है कि अर्थ तक पहुंचना। अर्थ तक कैसे पहुंचेंगे? हम पढ़ते पढ़ाते आप लोगों से सामान्य बातचीत करते होंगे BA पार्ट 1 में, या कहते हैं कि देखो, कविता को जितना अधिक चबाओगे, कविता उतना ही अधिक रस देगी और अर्थ खुलेगी। यानी कि मोर एंड मोर टाइम आप अगर रिसाइटेशन करते हैं, पोएट्री का जितना अधिक रिसाइटेशन होगा, जितना अधिक काव्य पाठ होगा, आप देखेंगे कि धीरे 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 आप उसके मीनिंग के तहों तक चलते चले जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये आपको पता नहीं है कि करना कैसे है, लेकिन जब पता चल जाएगा और बार बार करेंगे। इसलिए ऐसा अक्सर होता है कि एक कविता जो हम 20 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, ये कहना वाजिब नहीं है कि 21वीं बार उसे क्यों पढ़े। मुझे लगता है 21वीं बार पढ़ते हुए हो सकता है उसमें एक नया अर्थ भरे। जैसे इसका एक घटिया उदाहरण देता हूँ, घटिया उदाहरण इसलिए कि अपना उदाहरण है, तो वो कि मैं तो पढ़ाता हर साल हूँ, और पिछले 5 सालों से तो यही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि कभी कामायनी पढ़ाई तो कभी नहीं पढ़ाई, तो कभी पद पढ़ाया तो कभी महादेवी पढ़ाया, मध्यकाल पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। बीच में गैप था, ये लोग बेचारे, आप लोग का बैच था जो ये सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं हासिल कर पाया, लेकिन पिछला 2 बैच तो कविता पढ़ रहा है। उसके पहले जब मैंने शुरुआती दिनों में पढ़ाना शुरू किया था, जबकि मैं खुद ही एक विद्यार्थी था और उसको गुजरे एक ज़माना हो गया, मैं साल नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि बाप रे इतना दिन से पढ़ाते हैं, तो मैं अपना ये इसको छिपा लेता हूँ।
तब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी कविता को, या हर साल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि कई बार कविताएं अपना काम कर जाती है और मुझसे वो खेल खेलवा लेती हैं जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं होता। और इसका सबसे अधिक अगर इस क्लास में किसी ने लाभ उठाया तो प्रतीक है। वो जानते हैं कि पिछले साल यही कविता पढ़ाए थे लक्ष्मण सर, फिर भी वो उसके अगले साल उसी क्लास में आ जाएंगे, फिर भी उसके अगले साल मौका मिलेगा तो उसी क्लास में आ जाएंगे। और अभी भी कह दूं कि इतने समय में पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ईयर में, तो वो ठीक उसी से क्लास में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कि हर एक नया पाठ एक नए अर्थ की संभावना रखता है या व्यक्त करता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था विद्यापति टेक्स्ट मैंने शुरू किया, तो उसमें एक पद है कि देख देख राधा रूप अपार। सामान्य सा पद है, लेकिन वो इतना असामान्य सा पद है कि पूछिए मत। उसकी आप जितनी व्याख्या करते जाइए 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उस पद को समझने या विश्लेषण करने में, समझने का। तो पता चला कि अच्छा ये अपार क्या है। तो अपार तो ठीक है, लेकिन फिर अर्थ पंक्ति दर पंक्ति खोलते खोलते पता लगा कि विद्यापति ने पूरे के पूरे आकाश को, पूरी की पूरी धरती को, पूरे के पूरे समुद्र को, सब कुछ को जैसे कि समेट करके, प्रकृति को और पुरुष को समेट करके वो पूरा पद रचा है। और इस तरह से एक ऐसी स्त्री को कंस्ट्रक्ट किया है या डिजाइन किया है जो है तो पारलौकिक दिखाई पड़ती है, लेकिन चूंकि लावण्य सार से बनी है इसलिए उसकी यथार्थता स्वीकार है। तो मैं खुद प्रमुदित हो जाता हूँ कि हर बार पढ़ते हुए आपको एक नया अर्थ मिलेगा। तो कभी इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ लिया, अरे हम तो पढ़े ही हैं, समझ भी गए हैं। यह समझना सबसे बड़ी भूल होती है। पंत यही बात कह रहे हैं कि कविता के साथ राग बहुत जरूरी है। अगर राग नहीं होगा तो शब्द की आत्मा तक की यात्रा आप कर नहीं पाएंगे। ये सवाल बाद में उठा जब लंबी कविताओं का दौर चला, और लंबी कविताओं के साथ जब फ्री वर्स की पोइट्री का दौर चला, तो एक सवाल उठा कि भाई लय वाली कविताओं को तो पढ़ना आसान है या उनके पास एक छंद होती हैं, लेकिन आधुनिक कविता के पास कौन सा छंद होता है, किस तरह का विधान है होता है। तो कहते हैं कि उसका एक इंट्यूशनल रिदम होता है। इंट्यूशन समझते हैं ना, वेस्टर्न पोएटिक्स पढ़ के आए ना आप लोग, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। आंतरिक लय, एक आंतरिक लय उसके पास होती है जो एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ती है। यही कहते हैं ना, चाहे वो किसी की भी कविता, रघुवीर सहाय की उठा लीजिए, मुक्तिबोध की उठा लीजिए, किसी की उठा लीजिए, कहा कि ऊपर से आपको लय दिखाई नहीं देगा, लेकिन शब्द की एक पारस्परिकता होगी और एक आंतरिक लय होगा जो उस पूरी की पूरी कविता की इमारत को जैसे कि संभाले हुए होगा, जहाँ से आप एक ईंट भी नहीं खसका सकते। इवन कहते हैं ना कि शमशेर के बारे में कि वो जो गैप्स हैं, और कईयों ने तो कहा ही है कि कविता शब्दों के बीच जो अंतराल होता है उसी में होती है। मतलब आपको वो अंतराल भी समझना है, वो डॉट्स भी समझने हैं, और जहाँ से पंक्ति टूट रही है वो डिस्टेंस भी समझना है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप कविता नहीं समझेंगे। तो ये तो लागू होता है नई कविता और उसके बाद, पर वो अभी आया ही नहीं है, उसको अभी पंत के लिखे जाने के लगभग 27-28 बरस बाद आना है। तो इसलिए ये डिमांड करना पंत से ज्यादती होगी कि जो घटना घटने वाली है 27-28 साल बाद, 3 दशक के बाद, हम इस भूमिका में ये डिमांड करें कि वो उस आंतरिक लय के हवाले से, वो पूरे ट्रेडिशन पर वार तो करते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि नादमयता, नाद जो है कविता। अच्छा, ये काम भी दिया था नाद, संगम, अनुतान पढ़ के आने के लिए, लेकिन पूछ करके मैं अपना समय जाया नहीं करूँगा। तो कहा कि नाद कविता की ध्वनि उसकी जान होती है, राग जो है उसकी एक तरह से क्या है, आत्मा का हिस्सा है। उसी में आगे कहते हैं कि हमारा हृदय उनके हृदय में प्रवेश कर एक भाव हो जाता है, प्रत्येक शब्द एक संकेत मात्र, इस विश्वव्यापी संगीत की अस्फुट झंकार मात्र है। और प्रत्येक शब्द जो है ये विश्वव्यापी संगीत का जैसे कि क्या है, झंकार मात्र है। जिस प्रकार समग्र पदार्थ, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं। ये तो साइंस का नियम है कि सारे के सारे पदार्थ कहीं ना कहीं अपनी पूरी प्रक्रिया में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर अटैच है। अब ये मत कहिए कि सर अब बता दीजिए कि अणु क्या है और फिर अणु के
अलग अलग भेद कौन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे ले जाइए और पदार्थ की संरचना समझाइए। अगर ये समझना है और साहित्यिक भाषा में समझना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विश्व प्रपंच की भूमिका पढ़ जाइए, तभी समझ पाएंगे कि शुक्ल कितने साइंटिफिक हैं और क्यों विधेयवादी आलोचक या इतिहासकार हैं। वो पूरे लगभग 150 पेज की वो भी होगी, 125-150 पेज की भूमिका है। और उस किताब का जो है रिडल ऑफ यूनिवर्स है ना, उसका क्या शानदार अनुवाद किया, उसके पहले जो भूमिका लिखी है, एक एक लगेगा कि शुक्ल जी केवल इतिहासकार और साहित्यकार नहीं है, जैसे विज्ञान के एक रिसर्चर की तरह वो भूमिका तैयार करते हैं। मैटर या पदार्थ पर इतनी बातचीत करते हैं उसके एक एक हिस्से पर कि पूछिए मत। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाती है। तो वही कहते हैं कि समग्र पदार्थ एक दूसरे पर अवलंबित है, ऋणा अनुबंध हैं। उसी प्रकार शब्द भी, ये सब एक विराट परिवार के प्राणी हैं। उनका अपना आपस का संबंध, सहानुभूति, अनुराग, विराग, जान लेना, कहाँ कब एक की साड़ी का छोर उड़कर दूसरे का हृदय रोमांचित कर देता, कैसे एक की ईर्ष्या अथवा क्रोध दूसरे का विनाश करता, कैसे फिर दूसरा दूसरे की मृत्यु से शोकाकुल होते, इतनी पारस्परिक रीति, मैत्री, शत्रुता तथा वैमनस्य का पता लगा लेना क्या आसान है? प्रत्येक शब्द एक एक कविता है। ये बहुत बाद में कही गई ये बात। अगर देखेंगे सूत्र वाक्य में, इसको तुम फिर घसका लियो और ऐसे बैठो, रास्ता छोड़ो यार आने जाने का, घसकाओ उधर। कितनी बार कहे हैं कि बार बार अवरोध हो जाता है बीच में। तो मैं कह रहा था ये बात जा करके थ्योरेटिकल ढंग से आधुनिक कविता में इस्टेब्लिश्ड होती है कि प्रत्येक शब्द एक कविता है, प्रत्येक शब्द एक कविता है, गैप भी एक कविता है। पंत बहुत पहले कह देते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जिस आधुनिक या नई कविता की पृष्ठभूमि बाद में रखी जानी है, उसके भी बहुत सारे सूत्र जो है पंत के पल्लव की भूमिका में भरे पड़े हैं। इसलिए जो कहा ना कि मैनिफेस्टो जब कहा इसको घोषणा पत्र, तो इतनी जैसे कि तैयारी और इतने सारे डायमेंशन इससे पहले किसी ने छुए नहीं थे, स्पर्श नहीं किए थे। तो कहा कि पंत ने कि प्रत्येक शब्द कहाँ गया, हाँ, एक एक कविता है। लक्ष्य और मल द्वीप की तरह कविता भी अपने बनाने वाले शब्दों की कविता को खा खा कर बनती है। और ये वाक्य ध्यान दीजिए, कविता भी अपने बनाने वाले शब्दों की कविता को खा खा कर बनती है। यानी कि हर एक नई कविता जिस शब्द से रची जाती है, उस शब्द की जो वास्तविक या जो पुरानी सत्ता होती है, उस सत्ता का क्या करती है, वो क्षरण करती है ना, तब तो अपने नए अर्थ के साथ आती है। तो ये बात भी वो कह देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार शब्द एक और व्याकरण के कठिन नियमों से बंधे हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर राग के आकाश में पक्षियों की तरह स्वतंत्र भी होते हैं। व्याकरण के नियम शब्द को बांधते हैं, भाषा विज्ञान शब्द को बांधता है, लेकिन कहा कि शब्द के साथ जो क्या है, जो उसका राग है, वह पक्षियों की तरह स्वतंत्र है और उन्मुक्त आकाश में विचरण करता रहता है। तो ये राग जरूरी है। इसीलिए जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, तो जब आप अर्थ ग्रहण करने वाले तत्वों की तरफ जाएंगे, या अर्थ का संकेत किन तत्वों के आधार पर होता है, जिसमें मुझे लगता है कि 8 तत्व हैं शायद, किताब खोलिएगा तो उसमें पता चलता है कि शब्द का जो पहला अर्थ है वो तो बहुत ही प्राइमरी है, जो कि हमको डिक्शनरी से मिलता है। और डिक्शनरी जो अर्थ देता है वो तो शब्द की निर्मिति और उसका जो ध्वनिगत अर्थ होता है वही होता है। लेकिन क्या शब्द का अर्थ यही होता है? नहीं, शब्द के अर्थ कई तरह से हासिल किए जाते हैं। उसमें से एक प्रक्रिया या एक सोपान वो भी है जिसमें हम कहते हैं ना कि जब कोई अर्थ नहीं पकड़ पाते तो हम कहते हैं कि पूरा सेंटेंस सुनाओ यार, अच्छा पूरा का पूरा पैराग्राफ सुना दो, और फिर हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि सेंस क्या है, और ये जो सेंस है ये डेवलप कैसे होता है। ये शब्दों के परस्पर रागात्मकता से भी होता है और हमारे अपने अनुभव और उसके बीच के संबंध से भी उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं, और फिर कहते हैं कि जहाँ राग की उन्मुक्त स्नेहशीलता तथा व्याकरण, ये पूरा राग पर लिखते हैं। उसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द पर। भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। पर्यायवाची या पर्याय, ये शब्द क्या होते हैं? कहते हैं कि संगीत भेद के कारण ही ये अलग होते हैं। और ये संगीत भेद आएगा कहाँ से?
तो ध्वनि भेद के कारण आएगा, और ध्वनि भेद के कारण ये एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अर्थ जो है रखते हैं। और संगीत में जब भेद होगा, ध्वनि में जब भेद होगा, तो अर्थ में भी भेद होगा। इसलिए मैं सीधे सीधे मानता हूँ, आप माने या न माने, मैं पर्याय मानता ही नहीं। जिसे हम पर्यायवाची कह करके पढ़ते हैं, दरअसल वो पर्यायवाची होते नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बेकार किस्म का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम तो परीक्षा के लिए पढ़ते पढ़ते थक गए। पानी, जल, अम्बु, वारी, यही सब ना, इतने सारे हमने पढ़े थे, 3-3, 4-4 लिखे भी थे परीक्षाओं में। और शब्द शक्ति हरदेव बिहारी की किताब में कितने रटे थे हमने। कहाँ गए साहब ये पर्याय? देखिए, जिसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं, या पर्याय के लिए अंग्रेजी में क्या आता है, वो सिनोनिम्स। हाँ, बड़ा प्यारा सा नाम है। तो ये जो आता है, मुझे नहीं, चूँकि अंग्रेजी नहीं आती, तो ये जो सिनोनिम्स है, ये जो बहुत प्यारा लगता है सुनने में। पर्याय वस्तुतः कुछ होते नहीं, हमने अपने अर्थ की सुविधा से उसको निकट का मान लिया, जबकि हर पर्याय की, जो कि पर्याय न कह करके शब्द कहे, उनकी अपनी एक वास्तविक सत्ता होती है, और वो सत्ता ही जो है अर्थपूर्ण होती है। इसी को अंग्रेजी में कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं फिर से आपको कह दूं एक सूत्र वाक्य की तरह कि संसार में किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीवन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बस हम एक ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए कोई क्या है, दूसरा पदार्थ या मैटर वहाँ ला करके रख देते हैं, जो वो स्पेस तो घेर लेता है, लेकिन पूरी तरह से उसी गुण को नहीं धारण कर पाता जिस गुण के हम क्या है, आदि या अभ्यस्त हैं। जैसे कि मंदिर कह देने से, या मंदिर का काम धाम से नहीं चलाया जा सकता, और धाम का काम जो है भवन से नहीं चलाया जा सकता। जैसे हरि कहने से हरि का काम माधव से नहीं चल सकता, और माधव का काम श्याम से नहीं चल सकता, और श्याम का काम कान्हा से नहीं चल सकता। इसलिए याद करिए कि जब भ्रमर गीत सार पढ़ते हैं, या आपके शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, तो किन किन पदों में वो हरि कहती हैं, और किन किन पदों में श्याम कहती है, और किन किन पदों में कान्हा कहती हैं, और तब उसका विश्लेषण करिए, आप पाएंगे कि तीनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। खुद आप सुदामा चरित्र, बहुत ही लोकप्रिय जो है टेक्स्ट है नरोत्तम दास का, उसको पढ़िए, तो आप देखिएगा कि जहाँ कृष्ण के पास वो जाते हैं, द्वारिकाधीश कहाँ कहते हैं, हरि कहाँ कहते हैं, कृष्ण कहाँ कहते हैं, और शब्द कहाँ कहाँ लाते हैं। मित्रता में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, आदर्श में कौन सा होता है, जगत पालक में कौन सा होता है। जहाँ ईश्वरत्व का बोध कराना होगा, हरि कहेंगे। इसलिए उस हरि को याद कबीर भी करते हैं, हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। वो ये नहीं कहते कि कान्हा मोरा पीऊ मैं कान्हा की बहुरिया, नहीं कहते, हरि कहते हैं। लेकिन विद्यापति को जब कहना होता है तो कहते कि माधव। बिहारी बार बार श्याम कहते हैं। सुर के यहाँ बहुत सारे शब्द आते हैं। तो इसीलिए पर्याय बिल्कुल भिन्न होते हैं अपनी पूरी प्रकृति में, लेकिन हम मानते हैं कि चलो इसके बजाय इससे काम चला लें। इस दृष्टि से सबसे संपन्न है रामचरितमानस और तुलसी का साहित्य, जो सिनोनिम्स और एक दूसरा क्या होता है, एनोनिम्स। हाँ, और जो भी जो एक उसको बोलते हैं जो इंटेक्स डेवलप होता है, या जो वाक्य की संरचनाएं डेवलप होती हैं, उसके सबसे अधिक उदाहरण और उसके सबसे अधिक रूप अगर कहीं आपको मिलेंगे किसी टेक्स्ट में, तो वो तुलसी के यहाँ मिलेंगे। इसलिए त्रिलोचन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था नींद में उघाते हुए कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। ये वही त्रिलोचन है जो अपने आप में बहुत समृद्ध है भाषा के स्तर पर, जिन्होंने डिक्शनरी से लेकर के उर्दू, फारसी और बहुत सारा काम किया था, और अवधि के तो कवि थे ही। पर तुलसी ने कहा कि क्रेडिट अगर किसी को देना हो तो त्रिलोचन ने कहा कि क्रेडिट अगर किसी को देना हो तो किसको देंगे, तुलसी को देंगे। तो अरे यार ये समय रुकता क्यों नहीं है। तो कहा कि
क्या कहा? कहाँ थे हम? हाँ, जैसे वो कहते हैं कि भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रू से क्या है? क्रोध की वक्रता, भ्रिकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर में उठान, लहर में सलील के वक्षस्थल की कोमल कंपन, तरंग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, बढ़ो बढ़ो कहने का शब्द मिलता है। विच से जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले हौले झूमती हुई हंसमुख लहरियों का, उर्मी से मधुर मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल और कल्लोल से ऊंची ऊंची बाहें उठाती हुई उत्पातपूर्ण तरंगों का आभास मिलता है। ये सभी पर्याय हैं, लेकिन सबका बोध क्या है? अलग अलग है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, सस्वर होने चाहिए कविता के लिए। ये पहले भी कहा एक जगह, चित्रमयी भाषा, नादमयी भाषा, रागमयी भाषा। याद रखिए ये विशेषता, और ये विशेषता छायावाद की प्रवृत्ति जन्य विशेषता भी है कि चित्रमयी भाषा, नादमयी भाषा, यही वो पक्ष है जो लक्षणा की तरफ लेकर के जाती है, व्यंजना की तरफ। और तीसरा कहा कि रागमयी भाषा, तो कहा कि और उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों, सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो अपने भावों को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हो, जिनका भाव संगीत विद्युत धारा की तरह रोम रोम को प्रवाहित करे। ये लगभग उसी तरह की भावना है। अगर इसको थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी करके सरहद लांघ जाए तो याद करिए कि 26 से पहले टी.एस. इलियट के सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। द सेक्रेड वुड आ चुका है, ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट आ चुका है, भारतीय काव्यशास्त्र की लंबी परंपराएं इलियट पर दिखाई देती हैं। तो इलियट भी जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन कहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ समीकरण उनका जो है, या कविता कैसे पहुँचेगी लोगों तक, तो उसके लिए कहते हैं कि आप घटनाओं की समानता करेंगे, आप चित्रों की समानता करेंगे, वस्तुओं की समानता करेंगे, और उसी के आधार पर आप अपने भाव ट्रांसफ़र करेंगे। तो पंत भी यही बात करें कि कविता के लिए चित्रमयी भाषा होना जरूरी है। अगर चित्रमयी भाषा का मतलब क्या है कि पाठक पढ़े और पढ़ते ही उसके सामने इमेजेस क्रिएट होने लगे, क्योंकि जब तक इमेज नहीं बनेगा ना, वो क्रिएट नहीं करेगा कोई चित्र, तब तक वो अर्थ के निकट पहुंच नहीं पाएगा। उन कविताओं को उठाते हैं जिन कविताओं को उठाते ही हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि हम इन कविताओं के निकट पहुंच नहीं पा रहे हैं, या किसी बुझव्वल की तरह है। समझ ही में नहीं आ रहा कि एक लाइन के बाद दूसरे लाइन की संगत क्या होगी, एक लाइन के बाद दूसरे लाइन का अर्थ क्या होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जब ये होता है तो हमें लगता है कि ये कविता तो कठिन है। लेकिन आप देखेंगे कई कविताएं हैं जिसको पढ़ते ही हमारे सामने इमेजेस बनने लगती हैं, इमेजेस बनने लगते हैं, चित्र बनने लगता है, तो हमें आसानी होती है कि हम उसको समझ पाते हैं। उस पर वो विस्तार से प्रकाश डालते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। उसके बाद जो वो पैरा लिखते हैं उसमें एक बात लिखते हैं, और वो बात ये है कि भाव और भाषा का सामंजस्य उनका स्वर के ही चित्र राग है। और ये चित्र राग क्या है और स्वर की एकता क्या है, तो कहा कि स्वर की एकता या चित्र और राग का संबंध आप इससे समझिए कि ये भाव और भाषा का सामंजस्य है। चित्र और राग का होना, स्वर की एकता का होना, ये सब कुछ दरअसल क्या है, ये सारा का सारा मामला जो है भाव और भाषा के सामंजस्य का है। यानी कि एक अच्छी कविता तभी अच्छी होगी जब वो अपने कंटेंट के साथ अपने क्राफ्ट में भी बेहतर तालमेल बैठा ले। अगर कंटेंट है लेकिन उसके लिए एक बेहतर क्राफ्ट डिजाइन नहीं किया गया, या वो अपने एक स्वाभाविक क्राफ्ट या स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो कविता बेहतर न हो पाए, हो सकता है कि वो ऑडियंस क्रिएट ना कर पाए। इसलिए आगे चल करके और दुनिया में तमाम हिस्सों में दुनिया के लोगों ने ये कहा कि साहब
जो अच्छी कविताएं होती हैं या जो महान कविताएं होती हैं, वो क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर अपने साथ लेकर के आती हैं। एज फॉर द एग्जाम्पल, निराला की राम की शक्ति पूजा एकदम डिफरेंट कंटेंट, तो उस तरह से नहीं, लेकिन कंटेंट को कहने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट है। लगता है कि संस्कृत कविता की तरह आ गया है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का पराय, आज का तीक्ष्ण शर विद्युत क्षिप्र वेग प्रखर शेल सिंह वर्ण शील नल नर गर्जित सो। खैर वो छोड़िए उसको। तो कहा कि ये जो है, जिसको पहले लोग समझ नहीं पाए, और कहा कि ये जो बिच्छू मारने का और केचुआ का और ये है, लेकिन वही निराला है जब वो कैपिटलिज्म को लेकर के और पूंजीवाद को लेकर के लिखते हैं, तो क्या अबे सुन बे गुलाब इतरइयो मत, ऐसे करके। ये देखिए, ये वही निराला है जब गज़ल में आते हैं तो वो एक अलग ही तरह से आते हैं। कई ऐसी रचनाएं, जैसे गोदान का स्ट्रक्चर वही नहीं है जो कि गोदान के पहले के नॉवेल्स का स्ट्रक्चर था। पैरेलल दो कथाएं, एक तरफ होरी और धनिया की चल रही है, दूसरी तरफ मेहता और मालती की चल रही है। क्या डिज़ाइनिंग है उसकी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने बाद में लिखा। उसी तरह से बहुत सारी रचनाएं जो अपने समय में आई और जो नई हुई, जैसे कि मैला आंचल का डिज़ाइन या उसका कंस्ट्रक्शन देखिए, बिल्कुल भिन्न है, किसी भी पूर्व के लिखे गए उपन्यास से भिन्न है, क्योंकि जितनी परतों में और जितनी संश्लिष्टता के साथ वो पूरा का पूरा उपन्यास आता है, आप देखिए उसमें जितनी बातें हैं, लोक है, रंग है, ढोल है, नगाड़ा है, गांव है, समाज है, और वो उसी तरह से बहुत सिस्टम से आप उसका विन्यास खोजने की कोशिश करिएगा तो आपको हाथ नहीं लगेगा, और कई बार लगेगा कि बहुत बिखरा हुआ, बहुत उटपटांग, एकदम देहाती बोध का उपन्यास है। लेकिन जब आप अपनी जहनियत के हिसाब से उसको ग्रहण करिएगा तो लगेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंट का बिल्कुल एकदम उसकी शुरुआती दौर का वो हिंदुस्तान का सबसे अधिक प्रभावशाली मेटाफोरिकल नॉवेल है, जो ये बता देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इतने कम समय में किसी ने उस मोह भंग को नहीं पकड़ा था, या गांधी की वैचारिकी का हश्र क्या होगा, समाज में जो पॉलिटिकल पार्टियां डेवलप हो रही हैं या जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप हो रही हैं, वो आगे चल कर के क्या करेंगी, चाहे वो टोपी वाले लोग क्या करेंगे, या हसुआ झंडे वाले लोग क्या करेंगे, या तमाम और जो वैचारिकी से जुड़े हुए लोग क्या करेंगे, इसका अद्भुत एग्जाम्पल है वो पूरा का पूरा नॉवेल। तो कहते ना कि एक शानदार माइलस्टोन है जो खुद जिसको कभी रिपीट नहीं कर पाए, रेणु ही नहीं रिपीट कर पाए। तो मैं ये कह रहा था कि भाव और भाषा का सामंजस्य होना चाहिए। यह सामंजस्य आपको बड़ी रचनाओं में दिखाई देगा। इसलिए इसमें एक और चीज़ जोड़ दूं कि इस चीज़ को समझ सकते हैं आप दूसरी तरह से भी। जैसे इस चीज़ को आप चाहे तो होरेस का एग्जाम्पल ले लीजिए और होरेस के हवाले से समझिए। अब ये मत कहिए कि साहब होरेस कौन है, और ये मत कहिएगा कि आर्स पोएटिका क्या है। अगर ना पढ़ा तो सर पीटो, और अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर लॉन्जाइनस के हवाले से समझिए कि लॉन्जाइनस जिस 5 फोल्ड डिविजन्स की बात करते हैं, जो 5 तत्व की बात करते हैं उदात्तता की, जिसमें से कि शुरू के 2 तत्व नेचुरल है, बाय बर्थ है, नैसर्गिक है। ये जो 2 तत्व हैं, महान विचार, जो आत्मा है वो महान विचारों को लेकर के आती है, आदि महान विचार जन्म से होते हैं। 5 तत्व है ना, याद किए होंगे एग्जाम के लिए कि उदात्त के 5 तत्व कौन कौन से। तो 2 का संबंध भाव से है, ये इमोशन से बेस्ड है, कंटेंट बेस्ड है। लेकिन उसके बाद का 3 अलंकारों की योजना, रचना की जो गरिमामयी वो, और ये एक तीसरी चीज़ भी उसमें है, अलंकार है, भाषा है, और उसकी जो भव्यता है रचना की, ये 3 चीज़ स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो कहा कि सबलाइम क्या होगा या सब्लिमिटी कैसे हासिल होगी, और सब्लिमिटी हासिल करने का मतलब ये है कि एक रचनाकार ऐसी रचना रचे जो अपने ऑडियंस को इम्प्रेस ना करे, क्योंकि इम्प्रेस करना छोटी बात है। इम्प्रेस करना, प्रभावित करना, आप प्रभाव में सबको नहीं ले सकते। इस कक्षा में इतने लोग हैं, 2-4 आपके प्रभाव में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब आए। तो ये सब्लिमिटी के लक्षण नहीं है। सब्लिमिटी का लक्षण ये है कि क्या है, वो इम्प्रेस नहीं करती, वो सीधे सीधे गिरफ्त में लेती है, मंत्रमुग्ध कर देती है। और वो एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना कि माया मोह,
एक मोहनी मंत्र की तरह आती है आपके पास कि फिर उसके उस प्रभाव से कोई बच ही नहीं सकता, नॉट ए सिंगल पर्सन। सब उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, सब उस क्षण के लिए अपने को भूल जाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तब लगेगा कि वो क्या था, गजब था क्या। तो जो सब्लिमिटी जिसको कहते हैं किसी रचना की, वो सब्लिमिटी बगैर भाव और भाषा के सामंजस्य के नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया की जितनी क्लासिकल रचनाएं हैं, आप देखिएगा कि जितना वो अपने भाव के स्तर पर कंटेंट के लिए भव्य हैं, उतने ही वो अपने क्राफ्ट के लिए भी भव्य हैं, या उसी के हवाले से जानेंगे। अब इसका एक और उदाहरण दे दूं सामान्य सा चलते चलते, कि उदाहरण क्या, कि जैसे तुलसी का साहित्य या तुलसी का रामचरितमानस, आप देखेंगे कि क्यों लोकप्रिय हुआ, न अपने समय में 16वीं शताब्दी में, बल्कि आज भी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 सालों 100 सालों तक भी वो उतना ही लोकप्रिय रहेगा। लोकप्रियता की वजह क्या है? लोकप्रियता की वजह यह है कि कंटेंट को तो कंटेम्प्रेरी किया ही, भाव ऐसे रखे जो हर एक परिवार, हर एक आदमी के भाव है। भाई क्या नहीं है तुलसी के पास? तुलसी के उस पूरे मानस में कुछ ना भी पढ़िए तो मैं तो सिर्फ एक जो चौपाई का अंश है उसी के लिए तुलसी का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, और वो ये है कि तुलसी उसमें लिखते हैं कि जही के जही पे सत्य सने हूँ, सोते ही मिला ही ना कछु सने। अब इसको जीवन में अप्लाई कर लीजिए, कैरियर में अप्लाई कर लीजिए, प्रेम में अप्लाई कर लीजिए, जहाँ करना है कर लीजिए। लेकिन कहा कि जही के जही पे सत्य स्नेह हूँ, जिस पर सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम है, सोते ही मिल ही न कछु से, वो उसको मिलकर के रहेगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन वो सत्य होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, जिसको तुलसी के लगभग 1.5 सदी बाद, 2 सदी बाद घनानंद ने कहा। क्या कहा? अति सूधो प्रेम को मार्ग है जहाँ स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बांक नहीं, तह ताज चली सचियापन पो झिझके कपटे निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धपाटी पढ़े हो लला, मन ले पे देव। खैर कहाँ से कहाँ चला गया। तो मैं बता रहा था कि कंटेंट तो जोड़ते ही है, लेकिन क्या करते हैं बताइए कि जो आज की तारीख में जो गाए जाने वाले पद है संस्कृत के, क्या उसमें से बहुत अधिक पद रामचरितमानस के नहीं है? रामचरितमानस में जो संस्कृत के पद तुलसी ने लिए हैं, वो सारे के सारे जो एक्सप्रेशनल ढांचे थे अपने पहले के, उसको ब्रेक कर दिया है। पढ़े हैं पूरा रामचरितमानस? उसमें कौन कौन से पद है बताइए जरा। हाँ, संस्कृत वाले कौन कौन से हैं? नहीं, जो याद है वही बता दीजिए। और नमामि शमिशा। ये लगता है सुन करके कि हम संस्कृत सुन रहे हैं, सो कॉल्ड पुरानी वाली। तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। भाषा को, मतलब अपने स्ट्रक्चर को, अपने कंटेंट के इतने मुकाबल खड़ा कर दिया कि यही उसकी खूबी है कि आज भी संस्कृत तो है ही, लेकिन हमने उसको पढ़ने के ढंग में परिवर्तन किया। जैसे रामचरितमानस को नहीं, संस्कृत है, लेकिन कौन सी संस्कृत है? वो वही संस्कृत नहीं है जो काशी के पंडित इस्तेमाल करते थे। ये वो संस्कृत है जिसको कंस्ट्रक्ट किया तुलसी ने। कि तुलसी की खूबी थी कि उन्होंने अपने कंटेंट के मुकाबल क्राफ्ट खड़ा कर दिया। बहरहाल इस पर बाद में बात करें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो ये जो बातचीत है, अरे राम रे राम, हाँ हो गया, बस ख़त्म कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि भाई भाव और भाषा का सामंजस्य होना चाहिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अलंकार का काम केवल सजावट करना नहीं है, वो भावों की अभिव्यक्ति के द्वार हैं, जिसके रास्ते हम क्या करते हैं, भावों तक पहुंचते हैं। भाई अलंकारों का प्रयोग इतिहास सम्मत है, बहुत पहले से होता रहा है। अलंकारों की जब आलोचना हुई तब भी होता रहा है। अलंकार जब छूटे तो अलंकारों को रिप्लेस करके इमेजेस ने अपनी जगह बनाई, और इमेजेस में जो है प्रतीक और मिथक और बहुत सारी चीज़ें आने लगी जो कि मॉडर्न है। आप पढ़िए
छायावाद, कल्पना और छायावाद, केदारनाथ सिंह की किताब, या विबल कुमार की किताब पढ़िए जो है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, आदि आदि। उस तरह के अलंकार नहीं जिसके बारे में भामा ने कहा था कि जैसे स्त्रियां आभूषण के बगैर सुंदर नहीं लगती हैं, वैसे ही अलंकार के चमत्कार के बगैर क्या है, कविता सुंदर। तो भामा ने तो 6ठी शताब्दी में ये बात कही थी, लेकिन भामा की आत्मा अंतरिक्ष में कहीं रही होगी, तब तक विद्यापति इंटर करते हैं और एंट्री लेते ही कह देते हैं कि सहज ही आनंद सुंदर रे तिल तिल नूतन होए। तो पता चलता है कि भामा की आत्मा जहाँ भी होगी पहले तड़पी होगी। क्यों प्रतीक? कि लो भाई, हमने तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया था अलंकार संप्रदाय और कहा था कि भाई आभूषण के बगैर स्त्रियाँ सुंदर नहीं लगती। विद्यापति ने मारा उस पर हथौड़ा और कहा कि सहज ही आनंद सुंदर रे। सहजता में जो सौंदर्य है वो आभूषण या बनावट या कृत्रिमता में नहीं, आर्टिफिशियलिटी को ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। फिर पूरी की पूरी उर्दू कविता उसी को, पर्शियन कविता उसी को इस्टेब्लिश करती है, जहाँ एक शायर आता है और एक मिसरा कहता है कि सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। गालिब अपने एक शेर में उसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ये जो सहजपना है, ये जो रिप्लेसमेंट है, वो पूरा का पूरा वो तो आता है। लेकिन फिर वो मानते थे क्योंकि इमेजेस का जो नया ढंग है वो उस तरह से डेवलप। अलंकार क्या थे? अलंकार वो नहीं है जो, मतलब अलंकार वो है जो भामा कहते हैं, लेकिन अलंकार का जो एक भेद बनता है, आपने उसके शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार, सेंस इन वर्ड्स और सेंस में, वर्ड्स में और दोनों में, सेमी में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, एलिट्रेशन पढ़ा, मेटाफर पढ़ा, जो भी पढ़ा। पर उसके दो बड़े भेद हैं बड़ी कक्षाओं के लिए, सादृश्य मूलक अलंकार और असादृश्य मूलक अलंकार। एक जो है क्या है, प्रस्तुत है और एक अप्रस्तुत है। एक जो क्या है, जो नॉन विजिबल या अनविजिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध क्या होगा, अन होगा कि नन होगा, अनविजिबल, अच्छा इनविजिबल। हाँ देखो, गुड, थैंक यू। इससे भी पता चलता है कि सबको ग्रामर कितनी याद है। तो जो इनविजिबल है उसको कैसे विजिबल बनाए, और जो विजिबल है उसके लिए हम क्या कैसे उपमान उठा करके लाए, वही मूल भेद पर काम होता है। और बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने वाले आचार्य या जिन आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है, उन्होंने सादृश्यता और अदृश्यता के हवाले से ही इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, अभी इसमें ऐसा कुछ है जिसके लिए कल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत क्षमा के साथ इसको कल पढ़ेंगे और बहुत आग्रह के साथ, कहिए तो पैर पकड़